चलिए देखिए, फिर हम लोग ने रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट देखा था, रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस का, और उससे रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखना है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल्स है। पहले सॉरी 2 × 10⁻3, एक मिनट, जस्ट मिनट। तो देखो, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से शुरू के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है आपके पास कितना है बेटा, 1.5 है। उसने पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, पता लगाओ। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका फॉर्मूला C/Vg करके होगा। स्पीड, क्योंकि पहला मीडियम मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है, एयर या वैक्यूम, और वहाँ पे स्पीड अपन जानते हैं, तो मैं लिखूँगा Vg = फिर क्या हो जाएगा, C/μg। C कितना होता है, 3 × 10⁸8, μg कितना होता है बेटा, 1.5, 1 × 2 ज़ा। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸8 मीटर/सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। ठीक है, पहला। अब दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is 9/8. The velocity of light in glass is 2 × 10⁸8 meter/second, okay, and the wavelength of light in glass is 4000 angstrom degree, which can also be written as 4 × 10⁻⁻7 meters. Find the velocity and wavelength of light in water. बहुत आसान है। तो पहला पार्ट जो वेलोसिटी निकालना है वाटर में, मैं बोलूँगा देखो WμG = क्या दिया हुआ है आपको, है ना। WμG = मैं यहाँ लिख सकता हूँ VW/Vg। तो VW = है ना WμG × Vg। अच्छा, WμG कितना है, 9/8। Vg कितना है, 2 × 10⁸8, 2 1 ज़ा 2, 4 सा 9/4, 2.25। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इट कम्स आउट टू बी 2.25 मीटर/सेकेंड। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट इधर लेता हूं मैं, जगह नहीं है इधर, एक मिनट। × 10⁸8 मीटर/सेकेंड, है ना। और सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ आपके वेवलेंथ के लिए, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ WμG = λW/λg। तो अगर मैं उसको चाहूँ तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम डिग्री में ही रख सकता हूँ। तो λW = फिर WμG × λg, यानी कि 9/8 × 4000 एंगस्ट्रॉम डिग्री। ओके, देखो 4 2 ज़ा 4, 1000 ज़ा, है ना, 4 1000। और अच्छा ठीक है, 9/2 कितना होता है, 4.5। 4.5 × 1000 कितना हो जाएगा, 4500 एंगस्ट्रॉम डिग्री। आ गया ये दूसरा आंसर। फिर तीसरा क्या दिया है, लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो पहले वो वैक्यूम में था, फिर एक मीडियम में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ सिचुएशन ऐसी दिया इसने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को उसने थीटा से इंडिकेट किया है। वो बाद में भी डाल सकते हैं अपन, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो उसने बोला है कि भैया आप पता लगाओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं μ = sin I/sin R। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ sin I की जगह sin of twice R/sin of R। μ = 2 sin I sin R/sin R। हाँ, 2 sin थीटा cos थीटा, हाँ एक मिनट, हाँ 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 cos R ऐसा। ओके, 2 sin I sin, अरे क्या कर रहा था मैं, हाँ वो sin 2 sin थीटा cos थीटा होना, मैंने वो कर डाला उसको।
तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 साइन आर कॉस आर अपॉन साइन आर। साइन आर और साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 2 को इधर ला लो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉस आर इज इक्वल्स टू, फिर वो क्या हो जाएगा आपका म्यू बाय 2, और आर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2, और आर कोई थीटा बोला गया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो हमारे सामने अभी 2 प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। एक प्रॉब्लम कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट विथ वेवलेंथ लैम्बडा 1 एंड फ्रीक्वेंसी nu 1 इन एयर एंटर्स अ मीडियम। तो ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये कहाँ दी गई है, एयर मीडियम में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और जब वो उस मीडियम में एंटर करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। और सेकेंड मीडियम में जो लाइट की वेवलेंथ है वो लैम्बडा 2 है, फ्रीक्वेंसी nu 2 है। तो वो कह रहा है कि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का रिलेशन और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है पता लगा। बिना कैलकुलेशन के मैं ये बता सकता हूँ कि आंसर जो होगा बी और सी में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इसमें उसने फ्रीक्वेंसी का बदला हुआ बताया है, तो दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। चलो ठीक है, दूसरी बात, तो मुझे सिर्फ रिश्ता किसका निकालना है, वेवलेंथ का। अच्छा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिलेशन से निकाल सकता हूँ। बोले वो कैसे? तो अगर मैं कहूँ कि देखो भाई 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, और साइन आई कितना है बेटा 45, साइन 45 साइन 30 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, साइन 45 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। 2 अपॉन रूट 2 क्या होता है बेटा, रूट 2, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 को इधर ला, 1 अपॉन रूट 2 इंटू लैम्बडा 1, है ना। लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। क्या क्या 1 म्यू 2 क्यों लेंगे? मैंने म्यू 2 अपॉन म्यू 1 तो लिए ही ना। फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिया तो हाँ, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गए। तुम एक बार फॉर्मूले चेक करो, वो लिखाया था ना, मैं फॉर्मूले चेक करो एक बार, फॉर्मूला देखो अच्छे से। जो स्नेल्स लॉ के लिखाया था मैंने, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। अब उसको गौर से देखो, अच्छे से देखो। आप जब आप फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाते हैं तो क्या फॉर्मूला है 1 म्यू 2 का? तो वही तो है, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में गया, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आता है वो जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास। मेरे पास तो उसकी वैल्यूज नहीं है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मैं तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और साइन आई अपॉन साइन आर, बस सिंपल तो इक्वेट किया अपन ने। ठीक है, अब देखो ये अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लैब ऑफ आइस ऑफ थिकनेस 1.0 मीटर। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ कि देखो मेरे पास एक क्लीन ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस आपको जो दिया गया है 1.0 मीटर्स है। ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट की गई है इस तरह से। उसने अपना पाथ चेंज किया और यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर वो इमर्ज होकर वो बाहर निकलेगी यहाँ से। ये और ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन को
नॉर्मल को नीचे तक खींच लेता हूँ। तो डॉटेड लाइन को मैंने नीचे तक खींचा नॉर्मल को, और ये जो है आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। भले इसका एक नाम दे देता हूँ मैं, ये पॉइंट का नाम ए दे दूंगा, ये पॉइंट का नाम बी दे दूंगा, ये पॉइंट का नाम सी दे दूंगा। अब इसने क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है इसने, 53 डिग्री ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1.0 मीटर इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 37 डिग्री। द कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट रेस, मतलब मुझे पता क्या लगाना है यहाँ पर, टाइम। टाइम कितना लगेगा वो पता लगाना है। अच्छा टाइम, तो ये थिकनेस को डी पकड़ना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय द लाइट रेस टू क्रॉस द स्लैब। क्या लिखा हुआ है इसने, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द सरफेस। हाँ यार, ऑफ अ क्लीन स्लैब रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो फिर वो गलत हो जाता फिर क्वेश्चन, कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 37 हो जा रहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, तो फिर ये सरफेस गलत हो जा रहा है। विद द नॉर्मल करो उसको, एंगल गलत हो जाएगा। वही तो मीडियम ही चेंज है, तो आंसर ही नहीं आता उसका, तो फिर है ना। तो नहीं गलत है वो, नॉर्मल आना होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब अपने को निकालने का क्या है, टाइम टेकन बाय द लाइट। सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे ये बेसिक फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट डिस्टेंस। स्पीड तो भाई पता चला, बोले स्पीड क्या है मुझे मालूम है, बोले डिस्टेंस तो भाई ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाता है, एडजेसेंट साइड मालूम है, एंगल मालूम है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के आप ये AC ये है ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो निकाल सकते हैं। अपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है पहले। तो मैं पहले निकालता हूँ स्पीड। तो जैसे कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, एयर से ग्लास में जा रहा हूँ ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास C/VG, ठीक है। और उसके लिए मैं एंगल का इस्तेमाल करूँगा साइन ऑफ 53, या फिर चलो फॉर्मूला ही लेते हैं अपन अभी का, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। तो C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ 8। VG मुझको निकालना है, साइन ऑफ 53 अपॉन साइन ऑफ 37। अच्छा साइन 53 कितना होता है, 4/5, और 37 3/5, 5 कट यानी कि 4/3। तो VG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, VG हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो मुझे वैल्यू दी गई है मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 9/4 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब पहले डिस्टेंस भी निकालना बाकी है भैया, डिस्टेंस बाकी है भाई, स्पीड तो निकल गया। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप भाई, लाइट इस तरह से आई है, तो कॉस ऑफ 37 अगर मैं करूँगा तो एडजेसेंट साइड AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। मेरा मेन टारगेट AC है, तो AC इज इक्वल्स टू AB अपॉन कॉस ऑफ 37। AB कितना बेटा अपने पास 1, कॉस 37 क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा AC 5/4। ये मेरे पास असल में डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और जैसे कि मैं लिखूंगा फिर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस AC है जो कि कितना है 5/4 अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड है। तो ये मैं एक काम कर सकता हूँ, 9/4 इंटू 10⁸8 यानी कि 4/9 इंटू 10⁻⁻8। तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ये मेरा टाइम रहेगा। मैं एक बार चेक कर लूँ आंसर सही है या नहीं। सही है, 5/9 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। लिख लीजिए। तीन क्वेश्चंस आपके सामने अच्छे हैं।
तीसरा वाला तो ज़बरदस्त है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। अब इसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या रहेगा, है ना। वाटर विथ, बहुत ही सिंपल है तो क्वेश्चन। तो देखो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू म्यू जी कितना है आपके पास 9/8, म्यू जी कितना है आपके पास 3/2, और म्यू डब्ल्यू आपसे पूछा है, म्यू डब्ल्यू को ला लो इधर 3/2, ये इधर जाएगा तो 8/9, 4 3 12, 12/9 यानी कि 4/3। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट आ रहा, देखते हैं। 1 म्यू 3 पूछा गया है, 1 म्यू 2 4/3 और 3 म्यू 2 2/3 दिया है। देखो अपने को मालूम है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया, हमारे पास फॉर्मूला है 1 म्यू 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 3, है ना। अब अगर 3 म्यू 2 2/3 है, 3 म्यू 2 2/3 है, तो 2 म्यू 3 क्या होगा 3/2। तो 1 म्यू 2 जो कि 4/3 है और 2 म्यू 3 क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो 3 के आंसर, मतलब आंसर क्या बच जाता है आपका 2, है ना। कौन सा ऑप्शन होता फिर वो, फर्स्ट ऑप्शन। ये प्यारा क्वेश्चन है ना। अ पोल स्टैंडिंग इन अ क्लियर वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लूँ। ये क्लियर वाटर सरफेस है और ये पॉन्ड का नीचे का बॉटम है। मैं इमेजिन करूंगा कि पॉन्ड का बॉटम है, ठीक है। और एक पोल है, वो पानी के अंदर गड़ा हुआ है। पानी की जो गहराई है वो तकरीबन 2 मीटर दी गई है, ये 2 मीटर्स दी गई है। और एक पोल कुछ इस तरह से खड़ा है यहाँ पे। तो भैया ये एक पोल इस तरह से यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके। दिस इज अवर पोल। और मैं देख सकता हूँ जैसे कि यहाँ उसकी गहराई, ऊंचाई जो है पानी की सरफेस के ऊपर वो 1 मीटर दी गई है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो थ्रोन बाय द पोल ऑन द सरफेस एंड द बॉटम द पॉन्ड इफ द सन इज 30 डिग्री ओवर द हॉराइजन। तो मान लो ये हॉराइजन है और यहाँ से हमारा सन है, ये हमारा सन, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्रेट आई इस तरह से, रुको जस्ट अ मोमेंट। रे ऑफ लाइट आई और अभी तो फिलहाल स्ट्रेट जाएगी, जहाँ तक एयर है वहाँ तक वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगी, है ना। जहाँ तक मीडियम एयर है, जैसे देखो ये कौन सी रे ऑफ लाइट है, जो पोल के एग्जैक्ट कोने के ऊपर से जा रही है कि नहीं। बाकी की तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, ब्लॉक होगी। और जहां तक एयर मीडियम है वहां तक वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। हाँ, यहां से थोड़ा सा मामला बदलेगा। सबसे पहले तो ये नॉर्मल आ जाएगा, नीचे तक ले लेता हूं, और फिर यहां से हुआ लाइट का रिफ्रैक्शन। लाइट ने किया रिफ्रैक्ट और देखो फिर उसने क्या किया, यहां पर शैडो कॉज करेगा। तो अब यहां पर इतना जो रीजन है ये है रीजन ऑफ शैडो ऑन द सरफेस, क्योंकि इतना ब्लॉक हो गया ना। यहां पर लाइट रेस पहुंच पाएगी सन की लाइट रेस यहां पहुंची क्या, नहीं, यहां हर जगह पहुंची हुई है। यहां से पीछे भी है, यहां से आगे भी है, मगर ये इतना रीजन है जहां पर सन की रेज ऑफ लाइट पहुंच नहीं पाए। तो ये एक शैडो का रीजन आ जाएगा, कहां पर, सरफेस पे। और ये जो नीचे वाला है वो भी शैडो का रीजन आ जाएगा, मगर कहां पर, बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे, ठीक है।
और जो हमको दिया गया डेटा और कुछ दिया हुआ है क्या, 30 डिग्री ओवर द हॉराइजन। तो चलो ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा फिर देखो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि नॉर्मल ये पकड़ के चलूँगा मैं, है ना। तो भाई ऐसा हो जाएगा कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। अगर ये 60 है, देखो ये लाइन पैरेलल और ये स्ट्रेट जाएगी, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इस एंगल का निकालना पड़ेगा जानकारी। ओके, तो अगर मैं नाम दे दूं, ये पॉइंट का नाम A, ये वाले पॉइंट का नाम B, ये वाले पॉइंट का नाम C, ये D, ये E और ये F। हाँ, म्यू इक्वल्स टू 4/3। ये असल डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नहीं था, ये सिर्फ सन 1 दिया हुआ था, बाकी वैल्यूज़ अपने को बनाना पड़ती है। और म्यू इज इक्वल्स टू 4/3 आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। क्या चीज़, कैसे, कौन सा नीचे एंगल वाला, ये वाला, ये कुछ भी कैसे क्या आएगा, अपोजिट एंगल थ्योरम कहाँ लग रहा है यहाँ पे, कैसा कैसा बोल रहे, ये 30 बनता, ये 30 है। हाँ अरे भाई ये परपेंडिकुलर ना, ये 60 बन रहा तो ये 30 बनेगा ना, ये कोई एंगल कहाँ से बन रहा है, ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी ऐसे थोड़ी निकलता ऑपोजिट एंगल थ्योरम से। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना पड़ेगा आपको, है ना। चलो पहले एक काम करो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, पहला काम ये करो, है ना। तो जैसे कि हमारे पास म्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता लगाएंगे। Where is the blue marker? Mu is equals to sin I upon sin R, 4/3 is equals to sin of 60 degree sin of R, और sin R is equals to sin 60 डिग्री, है ना, अपॉन 4/3। तो sin R is equals to sin 60 is how much, √3/2 अपॉन 4/3, और वो हो जाएगा 3√3 अपॉन 8। ये sin R की वैल्यू हो जाएगी 3√3 अपॉन 8, ठीक है। अब ऐसा है, ये तो पता चल जाता कि यहाँ का एंगल कितना है, ये है साइन इनवर्स ऑफ 3√3 अपॉन 8, मगर मुझे इस एंगल का एडजेसेंट साइड मालूम है। पूरा शैडो कैलकुलेट करने के लिए मुझे EF भी चाहिए होगा। जैसे देखो BD तो आसानी से निकल जाता, क्योंकि तुम्हारे पास ये 1 मीटर है, ये एंगल तुम्हारे पास 30 डिग्री आएगा। तुम अगर सीधा ये कोई भी स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला ना भी लगाओ, आप सिंपल साइन 30 नहीं बेटा, कॉस 30 वाला फॉर्मूला लगाओ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं tan 30 लगाना पड़ेगा, है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो तुम अगर tan 30 का फॉर्मूला लगाते हो तो भाई तुम्हारा BD तो वैसे ही निकल जाता, तुम ये कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो पहला शैडो तो वहीं से निकल जाता अपना। जैसे कि अगर मैं लूँगा इन ट्राइंगल ABD tan ऑफ 30 डिग्री, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि AB अपॉन BD। ओके, देखो AB कितना है बेटा, 1 है, BD आपको निकालना है, तो BD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, वो चल जाएगा कितना, √3। तो मुझे ये पता चला कि भाई ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो ऑन सरफेस, लेंथ ऑफ शैडो ऑन सरफेस वो कितना आ रहा है, √3 मीटर्स। ये मेरा पहला आंसर आ गया, है ना। मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर है ये आपका कितना आएगा, √3 मीटर्स आएगा शैडो।
तो सरफेस पे जो परछाई आएगी वो कितनी आएंगी, √3 मीटर्स की। तो अगर BD की वैल्यू √3 है तो तुमको नहीं लगता ये CE की वैल्यू भी √3 मीटर्स ही होगा। अब अगर EF पता चल जाए, अगर EF पता चल जाए तो अपने को क्या पता चल जाएगा, पूरा शेडो ऑन द पॉइंट पता चल जाएगा। मगर मसला है कि EF पता कैसे चलेगा, है ना, tan का, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ऐसा मसला यहां पर क्या है अपने पास कि अपने पास साइन का वैल्यू है, tan का वैल्यू नहीं है। मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ट्रायंगल वाला मेथड जो अपन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अक्सर, हम उसके जरिए निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहां एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल मेथड, और मैं बोलूं ये R है, तो मैं जहां तक मैं देख सकता हूं साइन R 3√3/8 है, यानी ऑपोजिट साइड उसका क्या है, 3√3 है। ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, 3√3 है, और हाइपोटेनियस 8 है। जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओगे जरा मुझे, ये एडजेसेंट साइड कितना था। फिर पाइथागोरस थ्योरम लो रफ में और पता लगाओ कितना रहो। तो मैं देखूंगा, देखो भाई 3√3 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो 3√3 का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा हो, 27 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 27 कितना हो रहा, 37। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन में ले सकते अपन, है ना, अप्रोक्सीमेशन में x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 36, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो मैं अप्रोक्सीमेशन में इसको 6 बोल सकता हूँ, 6 बोला जा सकता है अप्रोक्सीमेशन में, है ना, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको अप्रोक्सीमेट 6 पकड़ लो। अब इस पर से tan R पता लगाओ, R लिखो यहाँ पर R, तो 6 और हाँ, तो 3√3 कितना होता, तो 3√3 क्या होता, 3 मल्टीप्लाई बाय √3, 1.732, और 6 और 8 एडजेसेंट साइड रहता है बेटा, ये हाइपोटेनियस है ना, वो एडजेसेंट साइड का रहता है। तो tan R, तो अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैं बोलूँगा यहाँ से अब tan R लगाऊंगा तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो मैं बोलूँगा देखो भाई हमारा पता चल जा रहा है यहाँ से tan R की वैल्यू क्या आ रही फिर। अच्छा, यहाँ लिखना है मुझको, है ना, तो tan R इज इक्वल्स टू 3√3/6, मतलब ये कितना हो जाएगा, √3/6, सॉरी √3/2, ठीक है, √3/2। तो पता ये चला कि tan ऑफ R अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड √3/2 है। बट tan ऑफ R एक और चीज़ होता है, ये देखो, ये तो चलो इस वैल्यू से निकाले अपन ने, ये sin R की वैल्यू से tan R की वैल्यू निकाले अपन ने, sin R की वैल्यू से अपन ने tan R की वैल्यू निकाले। अब अगर sin R की वैल्यू से अपन ने tan R निकाले, अगर मैं डायग्राम को देखूं ना, तो फिर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल DEF tan ऑफ R इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना, यानी कि EF अपॉन DE ना, हाँ। अब EF कितना है हमको निकालना है, और DE कितना है वो 2 मीटर आपको दिया गया है, DE 2 मीटर दिया हुआ है ना आपको, ठीक है। अब ये tan ऑफ R की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो जब मैं tan ऑफ R की वैल्यू डालूंगा तो वो कितना आएगा बेटा, √3/2, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या हो गया, EF। अब मैं बोलूँगा लेंथ ऑफ शेडो इन द पॉन्ड, है ना, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, तो बॉटम में लेंथ ऑफ शेडो क्या रहेगा, तो वो तो रहेगा, बोलेंगे आप CE प्लस EF, है ना, और CE कितना है बेटा, √3, और EF कितना आया, वो भी √3 आ गया, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर्स, ठीक है। फिर एक चीज़ बताता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, ये प्रॉब्लम तकरीबन बहुत सारे रेफरेंस बुक में है, बस वैल्यूज बदल के, है ना, और ये रिसेंटली कुछ साल पहले JEE मेन के एग्ज़ाम में आया था, बट आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है इसके। अगर इन केस आ भी गया हो तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई वो ऊपर वाला शेडो या नीचे वाला शेडो, कोई ऊपर वाला ही पूछेगा वो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना ये। लिख लो।